हेलो दोस्तों, CIB BFM या रिस्क मैनेजमेंट का अगर पेपर हो तो उसमें एक क्वेश्चन आता है रिस्क क्या है, रिस्क कितने तरह का होता है और सारे रिस्क जब पढ़ते हैं तो एक से रखते हैं। इस वीडियो में आप एक एक रिस्क का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सारे रिस्क बिल्कुल सेग्रीगेट कर पाएंगे और कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। अगर आप सारे रिस्कों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो इतने खूबसूरत वीडियो को मिस कर जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप के रिस्क होते हैं और उनके मेजर कैटेगराइजेशन क्या है। इसको हम समझेंगे एक चार्ट के थ्रू। तो देखिए, इस चार्ट में जितने भी तरह के रिस्क हैं वो बताए गए हैं। उसको वन बाय वन लेंगे, समझाएंगे आपको कि कौन सा रिस्क क्या है। ठीक है, देखिए इस चार्ट में जो मेजर कैटेगराइजेशन किए गए रिस्क के, उसमें सबसे पहला है लिक्विडिटी रिस्क। सेकंड नंबर पे आता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसके बाद आता है मार्केट रिस्क और उसके बाद है क्रेडिट रिस्क और उसके बाद है ऑपरेशन रिस्क और लास्ट में है अदर रिस्क। तो आप लोगों ने आमतौर पर ये जो रिस्क हैं इसमें से कुछ रिस्कों के नाम तो आपने बहुत सुने होंगे, जैसे कि आपका मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। ये रिस्क तो आपने बहुत बार बार सुने होंगे, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है और लिक्विडिटी रिस्क है ये आपके पास, और अदर कैटेगरी के जो रिस्क हैं वो आमतौर पर नहीं सुने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। देखिए, लिक्विडिटी रिस्क आपका जो एसेट और लायबिलिटी का जो मिसमैच होता है उससे शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रिस्क के जो पार्ट हैं उनको कवर करते हैं। रिस्कों को समझाने के लिए मैंने एक बैंक की बैलेंस शीट जिसमें मैच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग उसके एसेट और लायबिलिटी का ड्यू क्या है वो लिखा है। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहला एग्जाम्पल जिसमें मैच्योरिटी डेट है 31 मार्च 2021। वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एसेट की जो मैच्योरिटी है, यानी एसेट जो आने हैं आपके पास, जिसकी रिकवरी आपके पास आनी है, वो है 600 करोड़ और जो आपको पेमेंट करनी है यानी कि जो डिपॉजिट है यानी लायबिलिटी ड्यू हो रही है वो है 800 करोड़। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिसमैच है। तो देखिए, मिसमैच जो है रिस्क की कैटेगरी में एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे रिस्कों को क्रिएट करता है और यही एक लिक्विडिटी रिस्क का मेन पार्ट है। मीन्स मिसमैच अगर है तो मिसमैच है तो रिस्क आपके शुरू हो जाएंगे, यानी उस टाइम पर आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर आपको 200 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है मीन्स आपको फंड रिक्वायर्ड है। यहाँ पर क्रिएट होता है फंडिंग रिस्क। तो सबसे पहला नंबर जो केस है वहाँ पर आपको क्रिएट होता है फंडिंग रिस्क। मीन्स आप फंड कहाँ से लाएंगे, और फंड लाने के लिए आप मार्केट से अननेसेसरीली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायर रेट में पैसा उठा सकते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको देना है। तो यहाँ पे जो पोजीशन आई है पहली वाली, ये पोजीशन आई है और इसको एक और नेम से जानते हैं। इस नेम को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल किसका है? शॉर्ट पोजीशन का। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए 30 जून को यहाँ पर आपका एसेट जो है आपकी लायबिलिटी से बड़ा है, मीन्स एसेट ज़्यादा आने वाले हैं, लायबिलिटी कम पे करनी है। यहाँ पर आपको जो पोजीशन है उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। और ये जो लॉन्ग पोजीशन होती है, आपको लगता है कि शायद लॉन्ग पोजीशन में क्या रिस्क है? नहीं, बिल्कुल रिस्क है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको 30 जून को आएगा उसको दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट करना है। पता नहीं उस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में वो मिले या ना मिले जो यहाँ पर मिल रहा था। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो रिस्क होगा उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पर क्रिएट होता है आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, 30 सितंबर को। वहाँ पर आप देखिए कि दोनों ही बैलेंस पोजीशन में है। तो जैसे ही दोनों बैलेंस पोजीशन में, तो बहुत सारे रिस्क आपके खत्म हो जाते हैं, यानी कोई रिस्क नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली डिफरेंट डेज में, डिफरेंट मैच्योरिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बैंकर या ट्रेजरी डिपार्टमेंट इतना एक्सपर्ट हो। कुछ ना कुछ डेविएशन रहेगा, लेकिन इक्वल होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि जो एसेट आपका आना था वो एसेट में आने में डिफ़ॉल्ट पॉसिबल है
और अगर आपका डिफ़ॉल्ट पॉसिबल है तो इसका मतलब इसमें सब कुछ होने के बावजूद भी क्रेडिट का जो रिस्क है वो यहाँ पर बना रहता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जो फंडिंग रिस्क का हमने बोला था। हमने ये बोला था कि फंडिंग रिस्क जहाँ पर आपके पास जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा की है, पैसा आपके पास है नहीं, तो फंडिंग रिस्क के साथ एक और रिस्क क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट चेंज होने से जो क्रिएट होता है उसका नाम होता है बेसिस रिस्क। अगर आपसे पूछा जाए बेसिस रिस्क का है तो बेसिस रिस्क फंडिंग वाले पॉइंट पर होता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज है, अप है या डाउन है, दोनों ही केसेस में आपको बेसिस रिस्क हो सकता है। यानी इस ड्यूरेशन में आज से लेके इस डेट तक अगर हम जाएंगे तो उस डेट में जाने में अगर इंटरेस्ट रेट वेरिएशन है तो वहां पर बेसिस रिस्क है। और सेकंड में एग्जांपल में हम देख पा रहे थे कि हम लॉन्ग पोजीशन में हैं और हमको लग रहा था कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, लेकिन इस पोजीशन पर अगर आपको टाइम से पैसा नहीं आएगा तो यहाँ पर एक टाइम रिस्क हो जाएगा। टाइम रिस्क क्रिएट होता है इस केस में जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए उसमें से एक कॉमन रिस्क है जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसीलिए ये मिसमैच वाले केस में इंटरेस्ट रेट रिस्क कॉमनली जो जितना भी यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है वो सारे रिस्कों में जो जड़ है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि उसकी होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो देखिए हमने लिक्विडिटी रिस्क में जो मिसमैच के कारण हो रहा है उस रिस्क में हमने फंडिंग रिस्क की बात कर ली और टाइम रिस्क की बात कर ली। अब बात करते हैं कॉल रिस्क क्या होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे ऑन बैलेंस शीट आइटम की, अब हम बात करते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम की। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में आमतौर पर क्या होता है, फ्यूचर डेट में जो लायबिलिटी है कभी भी आपकी ऑन बैलेंस शीट बन सकती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑफ जो बैलेंस शीट आइटम होते हैं इनमें क्रिएट होता है कॉल रिस्क। और ये जो कॉल रिस्क क्यों क्रिएट होता है, सपोज कीजिए 30 दिसंबर 2021 में कोई एलसी को आपने इंपोर्ट एलसी को उसका पेमेंट करना था, कस्टमर ने आपका पेमेंट देना था और कस्टमर पेमेंट ना दें तो आपको क्या करना पड़ता है, क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्रिस्टलाइजेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको समय पर पेमेंट नहीं मिली और इसको आपको कॉल करने का मतलब आपने उसको कॉल किया कि भाई अब हमारा पैसा दे दो, हमने जो इतना इंतजार करना था वो कर लिया। तो यहाँ पर कॉल रिस्क क्रिएट होता है और इस डेट में ये जो हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम था ये इस डेट में हमारा ऑन बैलेंस शीट आइटम बन जाता है और हम लोग इस चीज़ को अपनी ऑन बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉल रिस्क। क्यों, क्योंकि हमने उसे कॉल किया और ये कहाँ क्रिएट होता है, ऑफ बैलेंस शीट पे, या हम इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये थे हमारे लिक्विडिटी रिस्क के 3 पार्ट, जिसमें सबसे पहला हमारा फंडिंग रिस्क था, फिर उसके बाद टाइम रिस्क था, उसके बाद कॉल रिस्क। चलिए अब चलते हैं दूसरे रिस्क की तरफ जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था, अगर आपका मिसमैच है और मिसमैच के साथ साथ इंटरेस्ट रेट में कोई ना कोई चेंजेज आते रहते हैं आज से आने वाले समय में, तो जो इंटरेस्ट रेट में आने वाले चेंजेस होते हैं उनसे कौन कौन से रिस्क होते हैं। जैसा कि अभी पिछली बार हमने बताया था, गैप और मिसमैच रिस्क तो होता ही होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो आने वाला पैसा है और जाने वाला इक्वल नहीं है और आप कहीं से अगर लेंगे और उस समय इंटरेस्ट रेट में कोई फ़र्क है तो आपको रिस्क है। दूसरी बात आती है बेसिस की, और बेसिस रिस्क जो होता है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से होता है। थर्ड है हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। इसके केस नंबर 2 पर देखिए, तो केस नंबर 2 पर था हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क, तो इसको हमने वहां कवर किया हुआ था। अब बात करते हैं यील्ड कर्व रिस्क की। तो यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है, ये भी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको कवर किया हुआ है यील्ड कर्व रिस्क में। अगर हम यील्ड कर्व रिस्क को समझना चाहें तो हमें इस ग्राफ से समझना पड़ेगा। देखिए ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इधर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया हुआ है, इधर हमने टाइम को लिया हुआ है। 28 जनवरी, 21 जनवरी, 22, 23, 24 और 25 जनवरी। और ये जो जनवरी है हम देख पा रहे हैं कि 20 जनवरी में हमारा जो लायबिलिटी यानी डिपॉजिट पर रेट है वो इतना है और हमारे एसेट पर रेट इतना है। तो ये गैप है ये। लेकिन अगर ये गैप
कंटिन्यूअस सेम रहता है तो यील्ड का रिस्क नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ये गैप कभी कम और कभी ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी ये जो गैप है अगर इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल है, अगर नॉन पैरेलल है तो इसका मतलब आपका यील्ड कर्व रिस्क है। चलिए बात करते हैं अगले रिस्क की, जिसका नाम है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो कई सारे रिस्कों के साथ बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाने में क्या है, एक सिंपल रिस्क है आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी है, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, आपका समय ज़्यादा लग सकता है, आपका चालान कर सकता है, या कुछ और इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर आ जाती हैं सिर्फ गाड़ी लेने से। तो गाड़ी लेने से एक रिस्क के साथ जब कई सारे रिस्क और आ जाते हैं या एक से ज़्यादा रिस्क होते हैं उसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने भी रिस्क हैं एक के साथ एक अगर ऐड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। तो देखिए लिक्विडिटी होती क्या, पहले आप ये समझिए। लिक्विडिटी में क्या होता है, आपके पास कोई एसेट है, जमीन जायदाद गोल्ड या कोई और एसेट है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, मार्केट में उसके प्राइस है 10,000 पर, लेकिन आपको कोई 10,000 का परचेजर नहीं मिल रहा। अगर आपको परचेजर नहीं मिल रहा है इसका मतलब लिक्विडिटी रिस्क है। वो वास्तव में उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, उसे 9,000 में या 9,000 पे आप सेल कर देते हैं। इसका मतलब आपने मजबूरी में सेल किया। तो सेल होना लिक्विडिटी नहीं है, जो जेन्युइन प्राइसेस हैं उन प्राइसेस में सेल होना कहलाता है लिक्विडिटी। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आप देखिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, तो केस 1, 2, 3 कौन से केस में आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है इस वाले केस में भी हो सकती है, इस वाले केस में भी हो सकती है, इस वाले में भी। मीन्स आपके पास 700 की एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, लेकिन मार्केट में जब देने गए, क्यों? क्योंकि जब आप 700 को मार्केट में सेल करने जाएंगे, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एसेट है तो वहां पर आप सेल नहीं कर पाने की वजह से अपनी लायबिलिटी को मीट आउट नहीं करेंगे। और ये जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है लिक्विडिटी वाला, वो केस नंबर 1 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप तो पहले से ही शॉर्टेज में हैं। अब 600 करोड़ आपके पास है, आपको देना 800 करोड़, तो जो 200 करोड़ है, इस 200 को आप अरेंज करते हैं अपने अदर एसेट से। अदर एसेट का मतलब आपने कोई और सिक्योरिटी रखी हुई हैं जो आपने ट्रेडिंग के पर्पज से रखी हैं या मैच्योरिटी तक के लिए रखी है, आप प्री मैच्योर सेल करना चाहते हैं और आपको वो प्राइस नहीं मिलते जो जेन्युइन प्राइस मार्केट में है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिएट होता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। तो दोस्तों ये हमने आज 2 कैटेगरी के रिस्क कवर किए हैं। अगर इतने रिस्क आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए तो आगे वाले रिस्क और जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि वो उतने उसमें जो कॉम्प्लिकेसी है उस लेवल की नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और बेस्ट ऑफर अवेल कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में 80% तक के जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी हैं, 80% तक के लोग स्टूडेंट जो है उसमें पास हुए हैं। अगर आप भी CIB को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह की सजेशन के लिए आप लोगों का वेलकम है। हमारे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही वीडियो को बंद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।